बीजेपी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं। एक साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। पटना में शुक्रवार को हुई बैठक में 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने शिरकत की। आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी की पार्टियां, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही, लेफ्ट है, टीएमसी है, जेडीयू है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत 14 दलों के अध्यक्षों ने एक सुर में गठबंधन के लिए अपनी रजामंदी जताई। लेकिन क्षेत्रीय दलों ने एक मांग जरूर रखी कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। उदाहरण के लिए अगर तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मजबूत है तो कांग्रेस उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, यानी यहां पर सीटों के बंटवारे में उसकी चलेगी। ऐसे में विपक्षी गठबंधन की रणनीति और सीट शेयरिंग पर 12 जून को शिमला में होने वाली बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें क्या कुछ समझौते होंगे, कोई फॉर्मूला तय होगा, यह बड़ा सवाल है। विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं को एक मंच पर नीतीश कुमार ने लाकर पहली सफलता हासिल करने के साथ साथ इस बात पर भी हामी भरा ली है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के लिए दल तैयार हैं। इनमें से कई दूर दूर दिखाई पड़ते थे। तृणमूल कांग्रेस बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे तक ने कहा कि हमारे बीच जरूर कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई बड़ी है, इसके लिए हम आपसी मतभेदों को बुलाकर एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुके हैं। एक तरह से साफ है कि विपक्षी गठबंधन का ताना बाना तैयार हो चुका है और उसमें कांग्रेस की भूमिका अहम रहने वाली है। आपने देखा राहुल गांधी को काफी रिस्पॉन्स दिया गया था यहाँ पर। इसके संकेत नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव तक ने दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ कर दिया है कि शिमला की बैठक में विपक्षी गठबंधन के सारे मसले हल कर लिए जाएंगे। इस तरह 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता का स्वरूप कैसा होगा, ये शिमला की बैठक में साफ हो जाएगा। ऐसे में आजादी के बाद सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक अपने दम पर देश और प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस को, बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए क्षेत्रीय दलों की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। सवाल उठता है कि गठबंधन की राजनीति कांग्रेस के लिए कैसी रही है और उसका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। यूपीए 1 और यूपीए 2 दो सरकारें भी आई हैं सोनिया गांधी के नेतृत्व में, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे। आजादी के बाद से अब तक टुकड़ों टुकड़ों में कांग्रेस ने करीब 48 सालों तक देश की सत्ता में काबिज रहने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन पिछले 9 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है। राज्यों की सियासत में कि कांग्रेस जो है बुरी तरह से सिकुड़ती दिखाई दे रही है। देश के 4 राज्यों में ही कांग्रेस अपने दम पर सरकार चला रही है और 3 राज्यों में सहयोगी दलों के तौर पर शामिल है। ऐसे में कांग्रेस को अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए, फिर से पुरानी ताकत पाने के लिए गठबंधन के रास्ते पर चलना होगा, इसलिए फैसला लिया गया है। हालांकि कांग्रेस ने पहली बार गठबंधन की राह पर कदम नहीं बढ़ाया है। इस दिशा में 2 दशक पहले से चल रही कोशिशों को भी देखना चाहिए। राज्य के स्तर पर कांग्रेस ने 1960 में गठबंधन कर लिया था, लेकिन देशव्यापी गठबंधन 2003 में किया। यहां तक कांग्रेस की ताकत जो थी वो एक तरफा थी, लेकिन इसके बाद में देश की सियासत बदलती गई। ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प रहने वाली है। आप जान पाएंगे कि कांग्रेस को कब कब गठबंधनों की जरूरत पड़ी। 90 का दशक गठबंधन सरकारों का दौर था। उसी दौरान सोनिया गांधी ने सियासत में कदम रखा था। कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी और बीजेपी केंद्र की सत्ता की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। बीजेपी ने 1998 में 13 दलों के साथ मिलकर एनडीए का गठन किया। 1998 में 258 सीटें एनडीए को मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 महीने तक सरकार चलाई, लेकिन जयललिता के समर्थन वापस ले लेने के चलते उनकी सरकार गिर गई थी। इसके बाद 1999 में एनडीए ने सरकार बनाई और 5 साल तक इस सरकार को चलाया था। इसके बाद इंडिया शाइनिंग वाला मामला आया था। फिर आपने देखा कि लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने देशव्यापी गठबंधन का फैसला किया था। साल 2003 के शिमला अधिवेशन में कांग्रेस ने गठबंधन के लिए प्रस्ताव पास किया था और सोनिया गांधी की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 5 राज्यों में 6 दलों के साथ गठबंधन किया। आंध्र प्रदेश में टीआरएस, महाराष्ट्र में एनसीपी, बिहार में आरजेडी एलजेपी, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी 2004 के चुनाव में इंडिया शाइनिंग नारे के साथ में उतरी थी और एनडीए का कुनबा भी बढ़ चुका था। कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था और देश की कुल 543 सीटों में से 417 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 145 सीटें जीतने में सफल भी रही थी, जबकि बीजेपी को 138 सीटें मिली थी। कांग्रेस की जीत में सबसे ज्यादा भूमिका उन 5 राज्यों की रही जहां पर गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी थी। कांग्रेस ने जिन 5 राज्यों में गठबंधन किया था उन राज्यों में कुल 188 सीटें थी, जिनमें से यूपीए गठबंधन को 114 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 70 सीटें ही मिल सकी थीं, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। कांग्रेस को गठबंधन करने का सियासी लाभ भी मिला। 5 राज्यों
राज्यों की जिन 114 सीटों पर यूपीए जीतने में सफल रहा था, उसमें से 61 सीटें कांग्रेस और 56 सीटें सहयोगी दलों को मिली थीं। इस तरह के कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए ने 5 राज्यों में एनडीए का गेम ही बदल दिया। 1999 में एनडीए को इन 5 राज्यों में जबरदस्त सफलता मिली थी और 2004 में कांग्रेस ने गठबंधन फॉर्मूले से इसको छीन लिया एक तरीके से। वामपंथी दल के 59, सपा के 35 और बसपा के 19 सांसदों के समर्थन से 2004 में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी। कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था और नतीजे के बाद मनमोहन सिंह पीएम बने थे। कांग्रेस को गठबंधन की सियासत का मजा मिल चुका था। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए के सियासी कुनबे को और बड़ा कर लिया था। उत्तर प्रदेश की आरएलडी को भी इसका हिस्सा बनाया गया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी साथ आ चुकी थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी यूपीए का हिस्सा बन चुकी थी। इस तरह से कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर आई थी और 2004 की तुलना में उसे जबरदस्त लाभ मिला था। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए दोबारा से सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि इस बार लेफ्ट पार्टियों ने उसे समर्थन नहीं किया था। इसके बावजूद कांग्रेस गठबंधन के सहारे जीत का परचम फहराने में कामयाब रही थी। तो ये यूपीए 1 यूपीए 2 का इतिहास रहा है। अब क्या यूपीए 3 की तैयारी चल रही है और इसको बहुत नए सिरे से आप शिमला से ही देख पाएंगे। 2004 में जो कुछ हुआ वो आपने देखा है। कांग्रेस ने जिन दलों को जोड़कर यूपीए का गठन किया था, 2014 तक बिखर सा गया था। यूपीए का साथ छोड़कर कई दल अलग हो गए थे। तेलंगाना में टीआरएस अलग हो चुके हैं और बिहार में एलजेपी और आरजेडी भी कांग्रेस से अलग चुनाव लड़े। झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन रहा तो यूपी में आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर में जीत नहीं पाए थे। कांग्रेस 2014 में महज 44 सीटें ही जीत पाई थी। बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा था। इसके बाद 2019 में कांग्रेस ने विपक्षी एकता बनाने की तमाम कोशिशें की, कामयाब नहीं रही। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने 465 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसके खाते में महज 55 सीटें आईं। इस तरह से कांग्रेस को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा। कांग्रेस एक बार फिर से 2004 के फॉर्मूले पर 2024 के चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ने रायपुर के अधिवेशन में कहा था कि 2004 की तर्ज पर 2024 में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। इस दिशा में शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस आगे बढ़ी और 2004 से भी बड़ा विपक्षी कुनबा जोड़ने में कामयाब रही। 2004 में 6 दलों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन 2024 में 14 दल अभी मिल चुके हैं। देखिए इनमें से कितने साथ में बने रहते हैं। 10 राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर चुनाव लड़ने पर पटना में सहमति बन गई है, जिसमें बिहार में आरजेडी जेडीयू वामपंथी पार्टी के साथ, महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना उद्धव गुट, बंगाल में टीएमसी लेफ्ट, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, उत्तर प्रदेश में सपा, तमिलनाडु में डीएमके और जम्मू कश्मीर में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी और पीडीपी हैं। यूपी में सपा के साथ साथ आरएलडी भी शामिल रहेगी ऐसा माना जा रहा है। हालांकि पत्ते नहीं खोले, जयंत चौधरी आ नहीं पाए थे निजी कारणों से। इस तरह से 2024 में बीजेपी के मात देने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, जिसके लिए अगले महीने में शिमला में बैठक होगी। शिमला का इतिहास मैंने आपको बताया। क्या 2004 की तर्ज पर 2024 में कोई इतिहास दोहरा पाएगी कांग्रेस? बड़ा सवाल है। आप अपनी राय जरूर रखें। कांग्रेस राज्यों में गठबंधन की दिशा में पहले ही कदम उठा चुकी थी। केरल में 1960 में कांग्रेस ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ में गठबंधन कर सरकार बनाई थी। इस तरह केरल में लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ के खिलाफ कांग्रेस ने इंडियन मुस्लिम लीग समेत कई छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर यूडीएफ का गठन किया था। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने साल 2000 में शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उसे जबरदस्त तरीके से सफलता भी मिली। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को मात देकर सत्ता छीन ली थी। हालांकि शरद पवार के इस फैसले की वजह से एनसीपी में भी एक उठापटक देखने को मिली, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने आधार को मजबूत उन्होंने किया। कांग्रेस एनसीपी ने 2000 से लेकर 2014 तक साथ निभाया है। हालांकि शरद पवार कांग्रेस का ही हिस्सा थे और बाद में भी वो कांग्रेस के साथ ही रहे हैं ज़्यादातर। 2014 में अलग अलग चुनाव लड़े हैं, जिसका खमियाजा उन्हें उठाना पड़ा है और सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र से पहले उत्तर प्रदेश में 1996 में बसपा के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा। 1996 में कांग्रेस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़कर 33 सीटें जीती, जबकि बसपा 300 सीटों पर लड़कर 66 सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस को बसपा के साथ गठबंधन करने का 5 सीटों का फायदा मिला था। इसके बाद कांग्रेस ने यूपी में 2017 में सपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन सियासी नफे से ज्यादा नुकसान उसे उठाना पड़ गया। कांग्रेस घटकर 7 सीटों पर आ गई थी और सपा सत्ता से बाहर हो गई थी।
राज्यों में भी कई समीकरण कांग्रेस ने देखे हैं। कांग्रेस का बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन काफी पुराना है। कांग्रेस का आरजेडी के साथ 1996 में गठबंधन हुआ, जिसके बाद में अभी तक ये साथ देखने को मिलता है। महागठबंधन में अभी दोनों साथ में हैं। हालांकि बीच में कई बार अलग अलग भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अलग चुनाव लड़ने पर नुकसान उठाना पड़ा। बिहार की तरह कांग्रेस का झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 2004 से गठबंधन है, जिसका सियासी लाभ उन्हें विधानसभा चुनाव में मिला है। कांग्रेस का तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन मजबूत बना हुआ है और सरकार में भी शामिल है। तो कुल मिलाकर राज्यों के भी समीकरणों को देखना होगा। कई दलों के साथ में तो कांग्रेस का ऑलरेडी कॉम्बिनेशन चल रहा है और अब यूपीए 3 का प्रयोग दोहराने का प्रयास किया जा रहा है और हो सकता है ये पिछली बार से बड़ा हो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।